तो चैप्टर 2 हम लोग श्वसन स्टार्ट करते हैं सर, समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इसके बारे में सारा कुछ कहानी। ठीक, देखो श्वसन जानने से पहले हम लोग समझिएगा, श्वसन मतलब अभी आप लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन लेना यानी कि वायु को लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, है ना। बट ये आधी प्रक्रिया है। श्वसन एक पूरा लंबा चौड़ा प्रक्रिया होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर श्वसन में क्या होता है। तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यानी वायु ग्रहण करते हैं। वायु में ऑक्सीजन है जो हमारा लंग्स के द्वारा प्यूरिफाई होकर वो ऑक्सीजन हम लोग के पहुंचता है ब्लड से ही तक। ब्लड से इसे यानी आरबीसी से वो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं। जब सभी ऑर्गन्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं उस अभिक्रिया को उपापचयी, हाँ उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। उपापचयी प्रक्रिया होता है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। हर एक कोशिका के अंदर यह अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है और फिर उस अभिक्रिया के दौरान, उपापचयी अभिक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो दोबारा हमारा रक्त में घुलकर और फेफड़ा के द्वारा फिर बाहर आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। समझ में आया? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। क्या समझ में आया सर? श्वसन एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी भी जीव के द्वारा वायु ग्रहण किया जाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे रक्त वाहिनियों में जाकर रक्त से मिल जाते हैं और रक्त उस क्या नहीं, अब नहीं, उसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलकर और डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है। वहाँ पर ही वो क्या करता है सर, वो उसका उपयोग करके और उपयोग करने के बाद मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी अभिक्रिया करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो हमको सबसे पहले समझ में आया कि सर श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के सम्मिलित रूप को, ऊर्जा के उत्पादन के सम्मिलित रूप को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? श्वसन। तो श्वसन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि सर श्वसन के भी कुछ प्रकार होते हैं। श्वसन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। श्वसन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं सर? दो प्रकार होते हैं। श्वसन सबको समझ में आ गया ना। हम लोग जब एयर लेते हैं तो एयर से ऑक्सीजन हम लोग के सही तक पहुंचता है, उससे जो वहाँ पर अभिक्रिया ऑक्सीजन वहाँ पर अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। हाँ, और
वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किसको कहते हैं? जरा सोचो कि जितने भी जीव हैं सब ऑक्सीजन में ही, मतलब सब एयर की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं कि कोई बिना एयर के अनुपस्थिति में भी करता है? सोचो जरा, कोई ऐसे भी जीव हैं जो कि एयर के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करते, सॉरी एयर के उपस्थिति में, हमारा मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं? हाँ, क्या पेड़ पौधा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता ही है। और कुछ नहीं, मछली तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से, हाँ, और कुछ समुद्री ऐसे जीव भी हैं, ठीक है। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या हम लोग भी क्या ईस्ट नहीं, सबन में तो अलग कहानी में बताया। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। परंतु वैसा श्वसन, परंतु इसमें ठीक, ये तो है। दूसरा देखते हैं, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या एरोबैटिक और अरे देखो ना, एगो एरोबैटिक होता था, एगो एरो अथी करके होता था। हाँ, एगो है एरियोबिक और एगो एनारोबिक। एरियोबिक और एनारोबिक। वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। एयर से ही कहा जाता है, ऑक्सीजन से ही हम लोग को 80% एनर्जी मिलता है। बट ऑक्सीजन एक ऐसा मीडियम है जो कि सब्सटेंस को एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एयर से ऑक्सीजन से एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। तो अवायवीय श्वसन, हाँ, तो ऑक्सीजन से क्या एनर्जी मिलेगा? श्वसन प्रक्रिया से वो एनर्जी बनाता है। फिर वही बात, अरे हम कुछ आगे नहीं बताएंगे, यहाँ पर ही सोचो
कि हम आटा बनाने के ये मतलब आटा को गूंदने के ये पानी, या रोटी वगैरह बनाने के ये पानी और अथी का क्या चीज़ का पानी और आटा का उपयोग करते हैं, ठीक है। आटा में पानी गूंदते हैं, उसमें तुमको पानी कितना, एक रोटी में कितना एनर्जी देता है पानी तुमको? नहीं पता का, पता कर भी नहीं सकते हो। वही वजह चीज़ है यार, वहाँ उस प्रोसेस के लिए उसको ये चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो रिएक्शन करके ग्लूकोज है जो एनर्जी बनाएगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं बनाएगा। हाँ, हमें को एनर्जी हमारे पोषक तत्वों से मिलता है, उसको बस चाहिए ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, उससे रिएक्शन करके एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो हम तो बताएं ही कि 80% ऑक्सीजन से ही एनर्जी मिलता है। कहने का मतलब कि 80% है जो ऑक्सीजन का रॉ, खाना भी कोई नहीं खाएगा ना, उतना दिन कोई तपस्या करता है सबका। वो थियोरेटिकल ठीक है बट एक्सपेरिमेंटल ठीक नहीं है। 21 दिन तक आदमी रह सकता है, ठीक है। और अभी नॉर्मली हिसाब से जो अनुसार से साइंस बता रहा है कि 21 दिन तक रह सकता है। वो बातें हो गया बहुत ही अच्छी बोलता है, मतलब पौराणिक बातें हो गया कि वो भी सत्य है पौराणिक बातें कि पहले के जो केवल ऑक्सीजन पर तपस्या करते रह जाता था। समझ में आया? तो वजह कहा दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो पौराणिक कथा है और जो अभी का साइंस है, दोनों को एक साथ मिक्स करोगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को, अच्छा ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए तो सर उसके बाद थोड़ा सा आगे बताते हैं। चाहिए वही। अब हम लोग जानते हैं श्वसन की क्रिया विधि, जो अभी आप लोग को हम बताएं उसको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। जब श्वसन की क्रिया विधि हम लोग समझेंगे तो वायवीय श्वसन की क्रिया विधि, अवायवीय श्वसन की क्रिया विधि, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अलग अलग करके जानेंगे, ठीक है। तो श्वसन समझ गए। श्वसन क्या है? वह सभी प्रक्रिया का सम्मिलित रूप जिससे किसी जीव के शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन के दो टाइप्स होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन उसको कहा जाता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको वायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब जरा हम समझते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि इन शॉर्ट में हम आपको यहाँ पर ही समझाते हैं। देखिए, श्वसन किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे समझते हैं हम? देखिए, बहुत सिंपल सा कहानी है। हमारा जो भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ जिसको पोषक पदार्थ कहते हैं, वो भोज्य पदार्थ का होता है पाचन, जो कि हम पहला चैप्टर में पढ़ाएं आपको। पाचन होता है ना। पाचन कैसे कैसे होता है सारे कुछ पढ़िए। पाचन के बाद बनता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। हाँ, उसी को लिखा जाता है ग्लूकोज। अब देखो, ग्लूकोज बनता है। पाचन के बाद दूसरा चीज या तो बनता है वसा, जिसको फैट्स कहते हैं, वो भी बन जाता है ना। और वही वसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हम बताए भी थे कि क्या होता है। और तीसरा चीज हमारा बनता है कभी कभी, यानी कि रेयर केस में, विषम परिस्थिति में। कैसे बनता है, कौन परिस्थिति में, जो हम बताएंगे आपको। चलो यहाँ लिख देते हैं। कभी कभी बन जाता है हमारा एमिनो एसिड, एमिनोअम। कब बनता है एमिनोअम, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। तो भोजन जब पचता है तो कहाँ क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, वसा बनता है, और कभी कभी एमिनोअम भी बन जाता है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, खाली सुनना है। ये तीन चीज़ें बनते हैं। बनने के बाद ये कहाँ जाते होंगे, जरा भी सोचिए।
बनने के बाद ये हमारे ब्लड सेल के द्वारा हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाते हैं। ये तीनों कहाँ जाते हैं? शरीर के सभी कोशिकाओं में। सभी कोशिकाओं में चला गया। सभी कोशिकाओं में, जहाँ तक हमारा शरीर सजीव है, जिसको काटने पर दर्द होता है, ब्लड निकलता है, वो सभी कोशिकाओं में चले जाते हैं। यहाँ पर सेल नहीं है ना? नहीं, सेल है डेड, अरे उसको डेड से ही कहते हैं। सेल नाखून में नहीं जाता है, बाल में नहीं जाता है, मोछ दाढ़ी में नहीं जाता है, और कहीं सुनना नहीं। ठीक, तो ये हमारा कोशिकाएं हैं, जो जितने भी कोशिकाएं जो विभिन्न कोशिकाओं होते हैं सभी में चले जाते हैं। ठीक है, अब है कि सर वहाँ पर ही उसका क्या होता है? जब ये सब यहाँ पर ही जाते हैं कोशिका में, कोशिका में अब क्या क्या नहीं, ऊपरी परत हार्ड होते हैं बट डेड सही नहीं होते हैं। अब देखो ये तो सेल का बना होता है ना सर? क्या, सेल का बना होता है? हाँ भाई, सेल का बना हुआ होगा, ऊपरी परत की वजह हार्ड रहेगा। ठीक है, और कुछ दांत के बारे में? ठीक है, हाँ आगे बढ़े। हाँ ठीक, देखो भोज्य पदार्थ ये हमारे जो ग्लूकोज है, वसा है और एमिनो अम्ल है, ये हमारे चले जाते हैं कोशिकाओं में। कोशिका में क्या करता है? कोशिका में एक हमारा जाता है ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल। ठीक, अब यहाँ पर ही श्वसन के द्वारा जाता है ऑक्सीजन। श्वसन के द्वारा क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। नहीं, अब वो जाता होगा, अभी हमको इसमें श्वसन में उसका दूर दूर तक कोई काम नहीं है, तब उसको काहे लाना। तो हमारा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि इन योग को कर देता है विखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं क्रमिक ऑक्सीकरण विखंडन। क्रमिक ऑक्सीकरण विखंडन, ठीक है, क्रमिक ऑक्सीकरण विखंडन कर देता है। क्रमिक ऑक्सीकरण विखंडन, या इसी को हम लोग कहते हैं विखंडन। इसी को एक और नाम बोला जाता है केवल विखंडन। ठीक है, विखंडन करता है। कहाँ होता है सर? कोशिका में होता है। किसका होता है? तो ग्लूकोज का, वसा का, एमिनो अम्ल का। ठीक है, ऑक्सीजन तो इसको विखंडन करने का काम करता है, ऑक्सीजन का खुद नहीं विखंडन होता है। देखिए, तो ये सब बने हुए क्या, हाँ, ये सब बने होते हैं जो केमिकल कंपाउंड से बने हुए होते हैं, यानी रासायनिक बंधन से बने हुए होते हैं। तो ये क्या करता है कि उसको उसके रासायनिक बंधन को तोड़ देता है। रासायनिक बंधन को तोड़ देता है। रासायनिक बंधन को तोड़ देता है कौन? ऑक्सीजन। कब? जब अभिक्रिया करता है किससे? वसा, ग्लूकोज या एमिनो एसिड से। तब जैसे ही रासायनिक बंधन टूटते हैं, तो यहाँ से इसको मिल जाता है रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि रासायनिक बंधन टूटेंगे तो जाहिर सी बात है ऊर्जा निकलेंगे ही निकलेंगे। तो रासायनिक बंधन टूटने से निकलता है क्या? रासायनिक ऊर्जा। और उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उस ऊर्जा का क्या उपयोग किया जाता है? हम लोग को ये, यानी कि हम लोग इस चीज़ को समझें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सर ग्लूकोज, वसा, एमिनो अम्ल ये सब है जो क्या होता है, ये सब है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और टूट जाता है। और टूटने के बाद वो रासायनिक जब बंधन टूटते हैं तो रासायनिक बंधन टूटने से अच्छी खासी मात्रा में रासायनिक ऊर्जा जनरेट होता है। हम सबका तो आपको अभिक्रिया नहीं बताएंगे, एक ग्लूकोज का ही हम टूटते हुए अभिक्रिया से आप लोगों को समझाते हैं। वैसे देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है,
ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और यहाँ पर ही कुछ एंजाइम, क्या एमिनो अम्ल का क्या होता है तुम लोग बताओ? नहीं, हाँ एमिनो अम्ल का हम बताते हैं। एमिनो अम्ल जो एमिनो एसिड होता है उसका एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए है। जैसे अल्कोहल का तुम लोग को बताए थे कि एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए है, उसी तरह से एमिनो अम्ल का भी एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए है। अब उसमें कौन सा एमिनो अम्ल इसमें रहता है उसके बारे में थोड़ा पहले जानिएंगे, ठीक है ना। तो अभी देख लो पहले हम बताएंगे, सब बताएंगे, थोड़ा सा धीरज रखो। C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर ही में जाते हैं हम लोग के सेल के अंदर इसको कुछ एंजाइम में ही जाते हैं ताकि अभिक्रिया हो सके। और ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम क्या है कि इससे अभिक्रिया करके बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको जरा हम बैलेंस करें तो कितना जगाना पड़ेगा भाई? यहाँ पर ही तो 6 जगाना पड़ेगा, यहाँ पर ही तो 6 जगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 6 जगाना पड़ेगा। देखिए हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे 6 12 6 18, इधर 6 12 6 18 बरोबर है। यानी इस प्रकार से जो ग्लूकोज है, जो क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और जल बना देता है। वो ये इसमें कि नहीं कोई समझने में दिक्कत। बट ये जब अभिक्रिया करने से टूटता है तो रासायनिक ऊर्जा बनते हैं। जब बॉन्ड टूटता है तब रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर ही आ जाते हैं, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर ही आ जाते हैं। अब देखिएगा ये ऊर्जा चलो ठीक है, ये टूट गया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है जो दोबारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। दोबारा कहाँ हो जाता है? शरीर से बाहर हो जाता है। अब ये ऊर्जा है जो क्या होता है कि एक विशेष यौगिक का रूप ले लेता है। एक ये ऊर्जा है जो एक विशेष यौगिक का रूप ले लेता है। यानी ये ऊर्जा केवल ऊर्जा थोड़े कहीं पर जाएगा। सोचो जरा, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या प्रोपिगेट करने के लिए, बनने के लिए कुछ ना कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे ही थोड़े ऊर्जा कहीं पर चला जाएगा, नहीं ना जाएगा। ऊर्जा डायरेक्ट एनर्जी कहीं डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है बिना किसी मीडियम के? नहीं ना, उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ही चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए। तो यहाँ पर ही है जो एक ऊर्जा है जो एक यौगिक बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है यौगिक। उस यौगिक को हम लोग कहते हैं ATP। पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हिंदी में देखें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एक यौगिक बना देता है। और ये यौगिक क्या करता है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ये जाने का काम करता है, ठीक है। ऊर्जा को क्या करता है? ATP एक जगह से दूसरे जगह ये जाने का काम करता है। वो ये कोई विजन चाह रहा है दिमाग में? चलिए ठीक। अब एक जगह से दूसरे जगह ये जाने का काम करता है और कोई भी हर एक जीव में ATP बनता है। और वो जीव क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जब ये कर जाता है और जब भी उसका उपयोग इसका होता है ATP का उपयोग करना होता है, ATP के ऊर्जा का, तो जय द्वारा इसको विघटन कराया जाता है। ATP को किसके द्वारा कराया जाता है? जय द्वारा, यानी पानी द्वारा। यानी जब भी तुम ATP को विघटन कराओगे, क्या कराओगे? विघटन माने वही तोड़ना, उससे एनर्जी प्राप्त करेगा। विघटन कराओगे किसके द्वारा कराना पड़ेगा तुमको? जय द्वारा। और जय द्वारा जब भी जहाँ पर भी विघटन होगा ये एकदम प्योर ऊर्जा दे देगा। क्या दे देगा? प्योर ऊर्जा।
हालांकि ये खुद एक ऊर्जा है, ऐसा बात नहीं है, बट ये ऊर्जा को कैरी करता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। बट जब इसको एकदम जय से विघटन कराया जाता है तो हमको शुद्ध वहाँ पर ही एनर्जी प्राप्त कर जाता है, यानी एटीपी को जय से विघटन करा के उसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया बातें? नहीं, अब सुनना पूरा बात समझ में आ जाएगा। पहली बात, एटीपी है जो सभी जीवों में पाया जाता है, तो इसको हम लोग सार्वजनिक वाहक कहते हैं। सार्वजनिक वाहक, सार्वजनिक वाहक बोलो या सार्वजनिक ऊर्जा वाहक बोलो, इसको क्या बोला जाता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक या ऊर्जा वाहक, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा वाहक ये भी सही। सार्वजनिक ऊर्जा वाहक इसको हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? एटीपी को। एटीपी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऊर्जा वाहक, क्योंकि ये सार्वजनिक है, सभी के ये ऊर्जा का वाहन करता है, इसलिए इसको सार्वजनिक ऊर्जा वाहक कहते हैं। और एक चीज़ है कि सर इसका जो उपयोग है या उत्पादन है शरीर के अंदर ही केवल होता है, शरीर के बाहर होना बहुत ही मुश्किल है। ट्राईफॉस्फेट हो गया या ऐसा कोई भी हो गया, रीनोसाइन, गुआनाइन, ये सब आगे आप लोग को पढ़ना है। और ये सब एक से कम बहुत सारा 25-30 बना सकते हो। यहाँ पर ट्राईफॉस्फेट है, वाईफॉस्फेट है, टेट्राफॉस्फेट है, ये बहुत सारा कहानी है। ये सारे के सारे हैं जो हम लोग के केवल जीवों के शरीर में ही बनता है, बाहर अभी तक वैज्ञानिक इसको नहीं बना पाया है प्रॉपर ये ढंग से। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, जैव ऊर्जा। क्या बोला गया है? जैव ऊर्जा। इसको यहाँ पर जानते हो, केवल वाहक बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग एक चीज़ और क्या बोलते हैं सर? जैव ऊर्जा। ये ऊर्जा केवल जीवों के अंदर बनाया जाता है इस प्रकार से, तो इसको एक और क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा कहा जाता है। वो ये बातें समझ में आ गए आप लोग को? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब आप लोग से परिभाषा यदि पूछा, बाय द वे परिभाषा पूछा कि श्वसन क्या है, एकदम विस्तार में हमको बताना है 2 से 3 लाइन में कि श्वसन क्या है, तो क्या बताएंगे सर? श्वसन वैसी सम्मिलित प्रक्रिया है जिसमें कोई शरीर वातावरण से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर और उसके द्वारा ग्लूकोज, वसा या अमीनो अम्ल को विखंडित करते हुए ऊर्जा प्राप्त कर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वापस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया बात? अब ऊर्जा को या तो शरीर खाए, उपयोग करे या मर जाए, उससे श्वसन को कोई लेना देना नहीं। ये ऊर्जा तो हाँ, ऊर्जा का उत्पादन तक हम बोलें कि नहीं कि ऊर्जा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। अब कोई ऊर्जा बना के मर गया तो उससे श्वसन का उसका पूरा नहीं हुआ, हो गया ऊर्जा प्राप्त हो गया, श्वसन हो गया, बस ओकरा अलावा कोई कहानी नहीं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको इन शॉर्ट इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अरेंज करके, उसके बाद हम इस पर ये लिखवा देते हैं। चलिए समझते हैं चीज़ों को कि सर हम लोग तो इन शॉर्ट क्रियाविधि समझ गए, बट यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि सर श्वसन की प्रक्रिया में 2 आ जाते हैं। एक होता है हमारा अवायवीय श्वसन और एक होता है हमारा वायवीय श्वसन। एक अवायवीय श्वसन होता है, क्या होता है? वायवीय श्वसन। क्या रोल है ये दोनों का हमारे जीवन में, जरा समझे उसको। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग के अंदर श्वसन होता है बाबू, वो अवायवीय श्वसन ही होता है। सभी जीवों के अंदर सबसे पहला श्वसन होता है जो कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, हम इसको ग्लूकोज पर एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज है,
ग्लूकोज में क्या होता है? सबसे पहला अवायवीय श्वसन होता है, यानी ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का ही टूटता है। हाँ, सबसे पहले अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि ग्लूकोज में, हमारे शरीर में ग्लूकोज का सबसे पहले अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज टूट जाता है। अवायवीय सबसे पहले होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हाँ ये तो ठीक है, कन्फर्म है हम लोग। और ये है जो कहाँ होता है? हमारे कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है सर? हमारे कोशिका द्रव में होता है। हम सही हैं? कोशिका द्रव में होता है, हाँ ठीक है, ये बनता है, हमारे होता है कहाँ? कोशिका द्रव में, ठीक है। तो हमको पहले समझ में आया, सबसे पहले कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में जब ये टूटता है, यानी 6 कार्बन वाला आधा हो जाता है। इसका यदि देखोगे तो H12O6 ये 3 कार्बन वाला बना देता है, यानी C3H6O3। ऐसा हम बोल रहे हैं। और 3 कार्बन में कुछ ऊपर नीचे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कहा जाता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट ना, इसको पायरुवेट थोड़ा अलग ढंग से दिखाता है, पायरुवेट, हाँ पायरुवेट। अब तुम लोग जानते हो कि सर जब बॉन्ड टूटा तो एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा, और एनर्जी मिलता है एटीपी के रूप में, है ना। तो ये भी जब बॉन्ड टूटा और 6 से ये 3 कार्बन वाला हो गया। कितने कार्बन वाला हो गया? 3 कार्बन वाला, तब बॉन्ड तो टूटा। अब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर ही क्या चीज बनेगा सर? बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर ही एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, यानी कि ऊर्जा, है कि नहीं? एटीपी बनेगा, यानी कि क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्लूकोज है जो जिसमें हुआ अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के कारण बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के कारण एटीपी यानी कि ऊर्जा बन गया, ठीक है। लेकिन इस दौरान बहुत ही कम बॉन्ड टूटा, है कि नहीं? बस मतलब 6 से केवल 3 हो गया। तो जो एटीपी यानी कि जो ऊर्जा बनता है वो बहुत ही कम बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही कम बनता है। ये जो ऊर्जा बनता है वो बहुत ही कम बनता है, बहुत ही हल्का बनता है। इस प्रोसेस को, हाँ ये जो है ये बहुत ही कम होता है, और यह प्रोसेस बहुत सारे एंजाइमों के अंदर होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम, इसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम होते हैं। ग्लूकोज है जो टूटता है, टूट के हमारा पायरुवेट प्लस एटीपी बनाता है। एटीपी बहुत हल्का प्राप्त होता है, बहुत कम प्राप्त होता है, हल्का ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि ये है जो हमारा हल्का बॉन्ड टूटता है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब यहाँ से 3 खंड आता है। एक वो पायरुवेट टूट गया, एटीपी मिल गया, कोई दिक्कत है। अब बाकी ऊर्जा किस में संचित है? पायरुवेट में संचित है। अब पायरुवेट का भी तो टूटना जरूरी है, नहीं तो हमको बाकी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये टूटता है 3 केस, एगो वायु की अनुपस्थिति, एगो वायु की उपस्थिति, और एगो वायु के अभाव। ये है पायरुवेट। कौन? पायरुवेट 3 खंडों में टूटता है। एगो वायु की अनुपस्थिति, फिर एक वायु की उपस्थिति, वायु की
वायु की उपस्थिति और एक वायु या यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक तो वायु के साथ ऑक्सीजन भी ले लेता होगा और अनदर हवा ग्रीन गैस भी लेता है। अनदर गैस को वापस त्याग देता है। और सही त्याग देता है सर। क्या? जैसे लेता आपने फिर देता उसको। चाहिए, ठीक है। जब O2 की अनुपस्थिति में पाइरुवेट टूटता है तो इत्तिफाक की बात है, ऊर्जा न के बराबर बनाता है। दो चीज बनाता है, एक बनाता है एथेनॉल और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? एथेनॉल, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कब? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मगर ये हम लोग के अंदर नहीं होता है। हम लोग के अंदर यदि ये वजह होता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट टूटता, एथेनॉल बनता, तो क्या मर जाएंगे? नहीं, एथेनॉल नहीं बनता। एथेनॉल यदि हम लोग के अंदर बनता तो हम लोग में अपने आप बिना कोहजे के गुना जाता है। हाँ, वो तो होता है थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा बनता तो हम लोग के अंदर यहीं से गुना जाता है, जहरा एकदम जहरा साफ बना दे। ठीक है, क्या एक रास्ता? अच्छा, डायरेक्ट अपने आप में सिरिंज के माध्यम से डालेगा, चावल में कहाँ डालेगा भैया? चलो, अब यहाँ पर मतलब दूसरा को मारना है ना। एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है सर? ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन के अभाव में बनता है हमारा लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। और एक बात और, लैक्टिक अम्ल कि सब कहाँ कहाँ होता है ये भी जानना जरूरी है ना जी। ये कहाँ होता है, ये सभी कहाँ कहाँ होते हैं? तो ये तो हमारे होते हैं सर ईस्ट में, ये केवल ईस्ट में ही होता है। हाँ जी, ये केवल ईस्ट में होता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ईस्ट में, बस बस हो गया, ईस्ट में होता है। और ये जो होते हैं हम लोग में तो होवे करते हैं, ये हम लोग के कहाँ होते हैं? ऑक्सीजन के अभाव में तो हमारे पेशी उत्तक में होते हैं, जो मांसपेशी वजह होता है ना, हाँ, पेशी उत्तक में होता है। और ऑक्सीजन के, हाँ, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी उत्तक में होता है। और पेशी उत्तक में होने के कारण ये लैक्टिक अम्ल जब जमता है तो वहाँ पर क्रैम्प यानी कि दर्द जैसा महसूस होता है पेशी उत्तक में, और बहुत जोर सा ऐंठन होता है। बट ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबसे अच्छा पाइरुवेट टूटता है। और पाइरुवेट टूट के क्या चीज़ बनाएगा? थोड़ा गेस करियो, क्या बनाएगा? हाँ, खाली एटीपी थोड़े बनाएगा, वही हमारा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में एटीपी यानी ऊर्जा। CO2 H2O क्या? हाँ, हम और बनता है क्या? ऊर्जा यानी कि एटीपी, ये ऊर्जा बन जाता है। तो कहानी समझ में आ गया होगा कि सर किस प्रकार से हम लोग का होता है। अब ये कहाँ होता है सर? ये तो पेशी उत्तक में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइट्रो, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से हमारे अंदर ग्लूकोज है जो अवायवीय श्वसन के द्वारा टूटता है। किसमें? अवायवीय श्वसन के द्वारा पाइरुवेट में टूटता है, आराम से पाइरुवेट में टूटता है और एटीपी देता है। और पाइरुवेट है जो 3 भागों में टूटता है। एक है ऑक्सीजन की, हाँ, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कि ईस्ट में होता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी देता है।
और एक होता है O2 के अभाव में, जो कि पेशी उत्तक में होता है, और ये यकृतिका में देता है। बातें आप लोग को समझ में आ गया। अब इस खंड में आप देखिए कि कहाँ पर ही वायवीय और कहाँ पर ही अवायवीय श्वसन है। तो ये तो अवायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, और यहाँ पर ही बात करें तो ये भी है जो क्या है, अवायवीय, अवायवीय, यानी दोनों मिश्रित रहता है नहीं। और ये है जो हमारा क्या है सर, वायवीय है ना, वायवीय है। और ये तो ना वायवीय बोल सकते हो ना अवायवीय, इसको लगभग वायवीय ही बोलो, है कि नहीं। तो पूरा कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसको फटाक से नोट कर लीजिए। रोक दिए, ठीक। थोड़ा सा एक स्टार्ट करिएगा, थोड़ा सा स्टार्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन। देखिएगा, ये जो हम बताना आपको भूल गए कि ये जो ईस्ट में टूटता है, इस प्रोसेस को किण्वन कहा जाता है, किण्वन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, किण्वन। अब वहाँ जगह नहीं है, बस ये